आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने आगामी बंगाल चुनाव में जीत को लेकर उन्हें बड़ा संदेश भी दिया। बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले पीएम मोदी की बंगाल के सांसदों से मुलाकात काफी अहम मानी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के दौरान सांसदों से 2026 के चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने उनसे जमीन पर टीएमसी सरकार की मजबूती से मुकाबला करने को भी कहा। वहीं पीएम मोदी ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की और कहा कि खगेन मुर्मू समेत सांसदों पर हमले की घटनाओं का असरदार तरीके से हाईलाइट किया जाना चाहिए, जिससे लोग टीएमसी की वजह से हुई हिंसा को समझ सके। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा हालात के लिए साफ भी बातचीत और लोगों तक पहुंचने की जरूरत है और पार्टी को जमीन पर जो हो रहा है उसका मजबूती से मुकाबला करना चाहिए। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजधानी में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी बातचीत की। रेवंत रेड्डी ने दोनों नेताओं को हैदराबाद में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। ये कार्यक्रम भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित होगा। राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उन्हें तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार से बताया। ये दस्तावेज राज्य के लंबे समय के विकास, निवेश बढ़ाने और राजस्व में सुधार पर केंद्रित है। सीएम ने उन्हें समिट का आधिकारिक निमंत्रण पत्र भी सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम भट्टी विक्रम और कई सांसद और एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन भी मौजूद थे। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और कई अन्य सांसदों ने संविधान सभा में एकजुट कर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सांसदों ने उनके योगदान, देश की सेवा और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया। संसद के दोनों सदनों में भावपूर्ण मौन रखकर डॉक्टर प्रसाद को की याद में सम्मान व्यक्त किया गया। वहीं सांसदों ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन और उनके आदर्श हमेशा भारतीय लोकतंत्र और संविधान के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। ये समारोह न केवल इतिहास की याद दिलाता है, बल्कि नई पीढ़ी को उनके योगदान की महत्वपूर्ण जानकारी भी देता है। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की। दूसरी तरफ कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जमकर, आपको बताते चले, मकर द्वार के सामने श्रम कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहां कुछ विपक्षी सांसद दिल्ली के जहरीले वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए आज संसद पहुंचे। सभी गैस मास्क पहनकर, वहीं आपको बताते चले, पहनकर पहुंचे, जहां मास्क पहनकर सदन पहुंचे। और कांग्रेस सांसद ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण जानलेवा हो गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो सदन में प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इसे लेकर बैठक करें और प्रदूषण निवारण के लिए एक ठोस परियोजना लेकर आए। तो वहीं दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच राजधानी की सड़कों पर जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने सक्रियता दिखाई और राजधानी के कुछ प्रमुख इलाकों का निरीक्षण किया। मंत्री आशीष सूद ने सीतापुर और चाणक्य
प्लेस में पानी के निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर अधिकारियों के हालात की जानकारी ली और कहा कि जल भराव से आम जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाए। इस मौके पर उन्होंने जल निकासी के लिए जरूरी कार्यों की शुरुआत का आदेश दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कें और नाले समय पर साफ किए जाए ताकि आने वाले दिनों में बारिश होने पर पानी जमा न हो। मंत्री ने जनता से अपील की कि यदि किसी भी इलाके में जल भराव या नाले की समस्या हो तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। आशीष सूद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा जन सुविधा और सुरक्षा रही है और इसके लिए टीम लगातार सक्रिय है। तो वहीं संसद में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की जानी मानी सांसद अपनी जोरदार हंसी और नाटकीयता से प्रसिद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद ने एक कुत्ते को लेकर अपने बयानों और अभिनय के माध्यम से पूरे संसद की गरिमा को ध्वस्त करने का काम किया। त्रिवेदी ने आगे कहा कि ये एक सुविचारित राजनीतिक अभियान है जिसका उद्देश्य संविधान संस्थाओं और संसद को कमजोर करना है। उन्होंने इससे अर्बन नक्सली सोच और माओवादी एजेंडे से जोड़कर बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा कि पार्टी संवैधानिक प्रणालियों का अपमान कर रही है। तो वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। शहर के कई प्रमुख इलाकों में आज सुबह घना स्मॉग छाया रहा जिससे दृश्यता कम हो गई और एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार अक्षरधाम इलाके का AQI बहुत खराब श्रेणी में है। स्मॉग की परत सड़क और आसपास के हिस्सों में साफ दिख रही है। एम्स के आसपास भी हवा की गुणवत्ता बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। यहां भी AQI बहुत खराब कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का सबसे प्रमुख लैंडमार्क इंडिया गेट भी धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। यहां की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। धौला कुआं क्षेत्र में सुबह से ही स्मॉग की घनी परत छाई रही जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और दृश्यता काफी कम दिखाई दी। गाजीपुर इलाके में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है। यहां भी AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आसमान में धुएं और धूल का मिश्रण साफ नजर आ रहा है। तो वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने राजधानी में आयोजित 17वीं इंजीमैक 2025 प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में देश विदेश की कंपनियों ने उन्नत इंजीनियरिंग और तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि इस तरह के आयोजन राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं इंजीमैक प्रदर्शनी में इंजीनियरिंग, मशीनरी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े कई स्टॉल लगे हैं जहां व्यापारिक प्रतिनिधि और उद्योग विशेषज्ञ आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए नई तकनीकी और नवाचारों पर जोर दिया और उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे स्थानीय उत्पादन और तकनीकी विकास में योगदान बढ़ाएं। तो वही खबर हैदराबाद से जहां पलानी परेड ग्राउंड, आर्टिकल सेंटर, गोलकोंडा में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। इस समारोह में नए अग्निवीरों को उनके सशस्त्र सेवा में शामिल होने का गौरवपूर्ण सम्मान दिया गया। सेना की परंपरा के अनुसार ये परेड न केवल अग्निवीरों के साहस और अनुशासन का प्रदर्शन है बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को भी सराहती है। परेड में शामिल अधिकारी और प्रशिक्षित जवानों की शारीरिक और युद्धक तैयारी का जायजा ले रहे हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा, देशभक्ति और सैनिक अनुशासन के महत्व पर भी जोर दिया गया।
भारत सरकार का नया ऐप संचार साथी। सरकार कहती है कि यह मोबाइल यूजर्स की सुरक्षा और साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष से निजता का उल्लंघन और जासूसी का समाधान बताया है। क्या सच में ये ऐप निगरानी का टूल है या सिर्फ एक सरकारी सुरक्षा ऐप? आज हम आपको बताएंगे इस ऐप की पूरी कहानी। क्या है इसके फायदे, क्या है विपक्ष के आरोप और क्या है सरकार का दावा। इस रिपोर्ट में समझेंगे कि आखिर संचार साथी है क्या, क्यों विवादित हुआ और कैसे काम करता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार का नया ऐप संचार साथी। सरकार कहती है ये मोबाइल यूजर्स की सुरक्षा और साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष से निजता का उल्लंघन और जासूसी का साधन बता रहा है। क्या सच में ये ऐप निगरानी का टूल है या सिर्फ एक सरकारी सुरक्षा ऐप? आज हम आपको बताएंगे। इस ऐप की कांग्रेस ने दूरसंचार विभाग के इन दिशा निर्देश पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए दिशा निर्देशों को तत्काल वापस करने की मांग की है। सरकार का दावा है कि ये फोन को सुरक्षित रखता है, ग्राहक की पहचान को दुरुपयोग से रोकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत सरकारी सहायता उपलब्ध कराता है। ये फोन के IMEI नंबर, मोबाइल नंबर और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी की मदद से ग्राहक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जब ग्राहक इस ऐप को फोन में खोलते हैं तो सबसे पहले ये मोबाइल नंबर मांगता है। नंबर डायल करने के बाद फोन पर एक OTP आता है, जिसे डालकर फोन इस ऐप से जुड़ जाता है। इसके बाद ऐप फोन के IMEI नंबर को पहचान लेता है। ऐप IMEI को दूरसंचार विभाग की केंद्र CEIR प्रणाली से मिलाता है और ये जांचता है कि फोन की शिकायत चोरी के मामले में दर्ज तो नहीं या फिर ये ब्लैकलिस्टेड तो नहीं। यही है संचार साथी ऐप, सिर्फ एक सरकारी सुरक्षा ऐप, जासूस नहीं। सरकार इस उपभोक्ताओं की सुरक्षा, मोबाइल चोरी और साइबर फ्रॉड से बचाव और नागरिकों को जागरूक करने का टूल। भारत आने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा गिफ्ट दिया है जिसने हिंद महासागर से लेकर एशिया प्रांत तक हलचल मचा दी है। पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत ने ब्रह्मोस का दमदार प्रदर्शन किया और रूस ने जवाब में भारत को ऐसे हथियार ऑफर किए हैं जिसमें एशिया में सामरिक समीकरण बदल सकते हैं। सवाल बड़ा है, क्या रूस भारत को Su-57 और S-500 जैसे सुपर वेपन्स देने की तैयारी में है? और क्या नई SSN सबमरीन की डील हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को बड़ा जवाब देगी? देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रह्मोस प्रदर्शन का रणनीतिक संदेश, भारत को नई SSN सबमरीन की तैयारी, रूस का Su-57 और S-500 देने का संकेत, हिंद महासागर में चीन को कड़ा जवाब, दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर बड़ा असर, पुतिन का बड़ा गिफ्ट। भारत आने से पहले ही रूस ने भारत के लिए ऐसा संदेश दिया जो सीधे सीधे दोनों देशों के रक्षा रिश्तों की गहराई को दिखाता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान साफ है, भारत और रूस के संबंध कूटनीति से बढ़कर है। रूस भारत के साथ अपने मिसाइल कार्यक्रम की तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। यानी ये सिर्फ विजिट नहीं, ये रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। रूस ये दिखाना चाहता है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत उसका सबसे विश्वसनीय पार्टनर है और वो अब भारत को अगली पीढ़ी के हथियार भी देने में पीछे नहीं रहेगा। ब्रह्मोस प्रदर्शन का क्या मतलब? पुतिन के दौरे से पहले भारत ने जिस तरह ब्रह्मोस नक्शे की तैयारी, न्यूक्लियर सबमरीन होगी, ये भारत को मिलने वाली दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन होगी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के बीच ये डील भारत और रणनीतिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। INS चक्र की 10 वर्षीय लीज ने भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाई थी, लेकिन ये नई SSN भारत को भीषण अंडरसी डोमिनेंस दिला सकती है। भारत ब्रह्मोस अपग्रेड, नई SSN और S-500 Su-57 की संभावित खरीद, रूस तकनीक साझा करने का ऑफर, रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई, चीन हिंद महासागर में बढ़ती नौसेना मौजूदगी, बांग्लादेश समुद्री क्षेत्र में नई रणनीतियां, भारतीय शक्ति से बेचैनी। रूस ने संकेत दिया कि वह भारत को 5वीं पीढ़ी का Su-57 स्टील्थ फाइटर और S-500 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर कर सकता है। ये दोनों सिस्टम भारत की वायु और स्पेस डिफेंस को अगले स्तर पर ले जाएंगे। Su-57 हवा में चीन के J-20 को चुनौती दे सकता है। S-500 स्पेस लेयर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास तुलना योग्य सिस्टम नहीं, चीन के सामने सामरिक संतुलन बदल सकता है। पुतिन के दौरे के दौरान इस पर चर्चा और संभावित सहमति की उम्मीद। बांग्लादेश के लिए संदेश,
ब्रह्मोस प्रदर्शन और रूस के बढ़ते रक्षा सहयोग का एक बड़ा संदेश ढाका की ओर भी गया है। पूरा घटनाक्रम सिर्फ हथियार डील नहीं बल्कि भारत रूस संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत है। पुतिन की यात्रा, मिसाइल तकनीक साझा करने की पेशकश, SSN लीज, Su-57 S-500 पर चर्चा, ब्रह्मोस का प्रदर्शन, ये सब मिलकर दिखाता है कि रूस और भारत एशिया में नई स्ट्रेटेजिक एक्सेस खड़ी कर रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे से पहले जिस तरह हथियार, कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर तेज हलचल हुई है, उसने ये साफ कर दिया है कि भारत रूस साझेदारी आने वाले सालों में एशिया की सुरक्षा को नए सिरे से परिभाषित करने वाली है। क्या भारत Su-57 और S-500 जैसे हाई एंड सिस्टम खरीदेगी? क्या नई SSN चीन की चुनौती का जवाब बनेगी? और क्या ब्रह्मोस प्रदर्शन दक्षिण एशिया में भी शक्ति संतुलन का संकेत है? पुतिन के दौरे के बाद तस्वीर और साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। भारत का भूकंप खतरा और उससे जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। 28 नवंबर 2025 को BIS ने देश का नया भूकंप जोन मैप जारी कर दिया है और ये मैप पिछले 100 सालों की सबसे भारी भूगर्भीय बदलाव को दिखाता है। सबसे बड़ा बदलाव, पूरा हिमालय पहली बार सबसे खतरनाक जोन 4th में, यानी देश का सबसे भूकंप संवेदनशील इलाका घोषित। अब भारत का 61% हिस्सा मध्य से उच्च खतरे वाले जोन में आ चुका है। आखिर ये नया मैप क्यों आया, ये कैसे बनाया गया, कौन से शहर सबसे ज्यादा खतरे में है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। 1935 से 2025 तक का सफर मैप कैसे बना? भारत के भूकंप जोन की शुरुआत 1935 में हुई। पहला मैप 1934 में विनाशकारी भूकंप के बाद बना। सिर्फ 3 जोन थे, गंभीर, हल्का और मामूली। लेकिन अगले 90 सालों में देश बदलता गया, भूकंपों का पैटर्न बदलता गया, शहर फैलते गए और पुराना मॉडल कमजोर पड़ गया। 1962 में 6 जोन, 1966 में 7, 1970 में 5 जोन, 1 से 5, ये सभी पुराने भूकंपों के केंद्र मिट्टी और नुकसान की रिपोर्टों पर बने थे। लेकिन अब 2025 का नया मॉडल पूरी तरह वैज्ञानिक है, PSHA पर आधारित है। नया वैज्ञानिक मॉडल PSHA क्या है? PSHA यानी प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टमिक हैजार्ड असेसमेंट। आसान भाषा में कंप्यूटर मॉडल अनुमान लगाते हैं कि 50 साल में 2.5% संभावना से होने वाला सबसे बड़ा भूकंप कितना बड़ा होगा। मॉडल में शामिल भूकंपों की अधिकतम तीव्रता, चट्टानों की मिट्टी से वैज्ञानिक गुण, सक्रिय फ्लॉन्ट लाइन्स जैसे MFT, MBT, पुराने भूकंपों का डेटा, टेक्टोनिक प्लेट्स की रफ्तार। भारत हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रहा है। जमीन हिलने की तीव्रता PGA। पुराने मैप शहरों के हिसाब से जोन बदलते थे, नया मैप असली फ्लॉन्ट का ताकत बताता है। यही वजह है कि इस मैप को कहा जा रहा है भारत का सबसे सटीक भूकंप खतरा मॉडल। सबसे खतरनाक जोन 4th, पहली बार पूरा हिमालय शामिल। अब बात सबसे बड़े बदलाव की। जोन 4th, भारत का सबसे खतरनाक भूकंप जोन, एक पहली बार जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल के फ्रंट और सिक्किम, अरुणाचल तक पूरा हिमालय जोन 4th में। एक क्योंकि हिमालय भूकंपों से नहीं बना, भूकंपों की वजह से बना है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स सीधी भिड़ रही हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरें